किसान भाई बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। हर बार की तरह इस बार भी आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में खेती किसानी से संबंधित कुछ अहम जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम के पहले भाग में आपको जानकारी देंगे सरदा खरबूजे की खेती के बारे में और कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रयोग धर्मी किसान रामचंद्र सिंह जी से। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान साथियों, कार्यक्रम के पहले हिस्से में आइए आपको जानकारी देते हैं सरदा खरबूजे की खेती के बारे में। सरदा खरबूजा देखने में पीले रंग का, बड़े आकार का और बहुत ही रसदार फल होता है। आमतौर पर इसकी खेती सामान्य तापमान में की जाती है, लेकिन उत्तर भारत में एक जैसा तापमान ना होने के कारण किसान अब इसकी खेती पॉली हाउस में भी करने लगे हैं। तो आइए सरदा खरबूजे की खेती से संबंधित कुछ और विशेष जानकारियां हासिल करें। जब हम खरबूजे की बात करते हैं तो आमतौर पे हमें देसी खरबूजा जो बाज़ारों में बिकता है उसके हमें ध्यान आता है। लेकिन जो देसी खरबूजा होता है उसमें किसान भाइयों को सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि उसे वो एक दिन के बाद बाज़ार में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन के बाद जो है उसकी मिठास भी ख़त्म हो जाती है और फल जो है वो सड़ने लगता है। आजकल बाज़ारों में एक नई किस्म का खरबूजा आया है जिसको हम सरदा मेलन या हम सन मेलन के नाम से हम जानते हैं, जो आप देखते हैं कि बिल्कुल पीले रंग का, ऊपर से पीले रंग का होता है और इसका जो फल होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है, यानी लगभग 1 से 1.5 केजी के आसपास का होता है। इसकी जो सबसे खास विशेषता यह होती है कि इसे आप 15 से 20 दिनों तक आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। जाड़े के दिन में अगर इसके फल टूटते हैं तो ये इवन 1 महीने तक ये रह सकता है। इसकी दूसरी विशेषता जो होती है कि इसका फल काफ़ी मीठा होता है, इसके जो गूदे होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, जूसी भी होते हैं। लेकिन अगर हम जो पुराना खरबूजा है उससे अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो उसमें जो एक मस्की फ्लेवर होता है वो इसमें नहीं होता है। इसीलिए ये एक बिल्कुल अलग किस्म का खरबूजा होता है। किंतु इसे आम तौर पे जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ पे इसे उगाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि यह जो सरदा खरबूजा है इसको उगाने के लिए एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, यानी तापमान एक जैसा चाहिए काफ़ी दिनों तक। जब हम उस खरबूजे को हम उगाते हैं तो आमतौर पे हम मार्च के महीने में उगाते हैं और वो हम अप्रैल मई या जून के महीने में हार्वेस्ट करते हैं। उस समय में जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ पे तापमान काफ़ी ऊंचा चला जाता है दिन में, लेकिन इसे एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसको। इसीलिए इस खरबूजे को उगाने के लिए अगर हम उत्तर भारतीय मैदान भागों में उगाना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कम कीमत का जो पॉली हाउस है उसको हम बना सकते हैं, यानी आपको चाहे प्लास्टिक की पाइप है या किसी और भी बांस से उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल के एक प्लास्टिक का घर बना सकते हैं और उसमें जो सरदा खरबूजा है इसको आप जनवरी के महीने में इसके पौध तैयार करके उसको आप उसमें रुपाई कर सकते हैं। पौध हम कैसे तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रो ट्रे है जो 50 खाने का प्रो ट्रे होता है, उसमें या तो आप 1 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग रेता, इन तीनों का मिश्रण बना के उसको भर देना है और उसमें सब में एक एक बीज उसमें डाल देना है। इससे जो पौधे तैयार होते हैं इन्हें आप नवंबर के अंतिम सप्ताह में डाल सकते हैं, जिससे कि ये पौधे हैं दिसंबर के आखिरी हफ्ता या जनवरी के प्रथम सप्ताह में तैयार हो सकते हैं। इनको फिर आप जो आपने पॉली हाउस बनाया है उसके अंदर इनको आप लगा देते हैं। इसमें क्या दूसरा आप कर सकते हैं, इनकी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी या तो आप इनको ज़मीन पर फैला सकते हैं या अगर आप ट्रेनिंग करते हैं यानी कि आप एक जो सुतली है या धागा है उससे आप ऊपर की तरफ इन पौधों को आप ट्रेन कर सकते हैं, जिससे आप कम भाग में अधिक पौधे लगा सकते हैं। यानी लगभग आप अगर 50 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसमें आप 100 पौधे लगा सकते हैं, यानी 1 मीटर में आप 2 पौधे लगा सकते हैं। अगर इनको आप ज़मीन पे फैलाएंगे तो आपको 1 मीटर में 1 पौधा लगाना पड़ेगा, यानी प्रति स्क्वायर मीटर जो हम अदरवाइज 1 पौधा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको पॉली हाउस के अंदर उगाते हैं या हम नेट हाउस के अंदर हम इन सरदा खरबूजे को उगा सकते हैं। जो किसान भाई नेट हाउस के अंदर उगाना चाहते हैं वो अभी फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में भी इन पौधों को तैयार करके नेट हाउस के अंदर लगा सकते हैं, जिससे नेट हाउस के अंदर क्या होता है, तापमान थोड़ा सा संतुलित रहता है, क्योंकि ऊपर से जो रोशनी आती है वो थोड़ी छन के आती है, जिससे अंदर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा क्या फ़ायदा होता है, जो जड़ों में जो नमी होती है वो हमेशा बनी रहती है, जिस कारण से जो माइक्रो क्लाइमेट होता है वो बेहतर होता है और उसमें सरदा खरबूजा उसमें अच्छे से उसमें ग्रो कर सकता है।
तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम पौधों को हम ट्रेन करते हैं। या तो हम रस्सियों पे हम ट्रेन करते हैं, या हम सुतली पे करते हैं, या हम किसी डंडी से या किसी बांस से आप उसको सहारा दे सकते हैं। उसके बाद जो खरबूजा होता है, इसमें जो मादा फूल आते हैं वो हमेशा जो किनारे की ब्रांच हैं, यानी जो साइड ब्रांचेज होते हैं उसी पे आते हैं, और इसमें नर फूल आता है। और चूंकि ये बंद स्ट्रक्चर है, यानी पॉली हाउस है या नेट हाउस है, इसके अंदर मक्खियाँ नहीं जा सकती हैं। इसीलिए जो किसान भाई अगर इसको पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर उगाते हैं, उनको इसमें पॉलिनेशन करना होगा। पॉलिनेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉलिनेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस दिन जो मादा फूल है, जिस दिन वो मादा फूल खिलेगा, उसी दिन सुबह में जो हमें पॉलिनेशन करना है वो हमें सुबह 7 बजे से लेकर 8 या 8:30 बजे तक हमें पॉलिनेशन कर लेना है। अब एक पौधे पे जिस दिन आपका उस पर मादा फूल खिला, उसी दिन का जो भी नर फूल खिला हो, अगर उसी पौधे पे या किसी अन्य पौधे पे, उससे आप नर फूल तोड़ के लाएंगे और उसकी बाहर की जो पंखुड़ियां हैं उसको आप तो हटा देंगे, और अंदर का जो पराग है उसे आप जो मादा फूल है इसके अंदर उसको सटाएंगे, जिससे कि उस पे वो ओबड़ी पे वो जाता है, जिससे कि वो फल बन सकता है। यानी इसमें आपको पॉलिनेशन करना पड़ेगा। पॉलिनेशन करने के पश्चात ही, और ये पॉलिनेशन हमें सुबह के समय में करना है, तभी इसमें फल लगेंगे, क्योंकि यह क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। जैसा आप खीरे में देखते होंगे, जो बीज रहित खीरा होता है, सिर्फ उसी को हम नेट हाउस या पॉली हाउस में उगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सरदा खरबूजा उगाते हैं तो इसमें हमें हाथ से पॉलिनेशन करना होगा। जो कई अन्य मुल्क होते हैं वहाँ पे हम मधुमक्खियों के सहारे भी हम पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पे, अगर बड़े नेट हाउस में अगर उगा सकते हैं तो उसमें आप मधुमक्खियाँ रख सकते हैं, खास करके जब तापमान जब कम होता है। लेकिन जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो मधुमक्खियों को भी दिक्कत होती है। या कुछ किसान भाई, जैसे अगर टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया है अगर पॉलीथीन का, तो क्या कर सकते हैं, जैसे जब मार्च में जब गर्मी शुरू हो जाती है तो मधुमक्खियों के आने के लिए आप एक तरफ से उसको खोल सकते हैं, जिससे कि सुबह के समय में मधुमक्खियाँ आ सकती हैं और पॉलिनेशन का काम कर सकती हैं, जिससे कि हर जो पौधे हैं उस पर कम से कम 2 फल या 3 फल तक बन सकते हैं। और इससे फ़ायदा आपका क्या होगा, बिल्कुल कम एरिया में आपकी जो उपज होगी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। आमतौर पे जब खुले खेत में अगर हम खरबूजा लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर, अगर हम प्रति 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 200 या 250 कुंटल हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रकार से अगर हम लगाते हैं तो यह 2 गुना हो सकता है। यानी अगर हम करीब 1000 स्क्वायर मीटर का अगर हमारा पॉली हाउस है तो उसमें हम 5 टन तक हम ले सकते हैं। इसी तरह 500 कुंटल हम टोटल हम इससे हम ले सकते हैं अगर हम बड़े इस पे लगाते हैं तो। दूसरा मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, इसमें जो अभी बीमारियां आ सकती हैं, जैसे अभी तापमान बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, इसमें सबसे जो एक बीमारी आती है वो पाउडरी मिल्ड्यू की आती है। क्योंकि आप अगर नेट हाउस में लगाते हैं या पॉली हाउस में लगाते हैं तो इसके अंदर तापमान और अधिक ज़्यादा होता है, और जब आप पानी उसमें डालते हैं तो उसमें नमी भी उसमें बनी रहती है। तो जब तापमान भी ज़्यादा हो और नमी भी अगर बनी हो तो पाउडरी मिल्ड्यू आने का खतरा बना होता है। और अभी कई किसान भाइयों को ये परेशानी हो रही होगी कि पाउडरी मिल्ड्यू आ चुका होगा। पाउडरी मिल्ड्यू को हम पहचानते कैसे हैं, बिल्कुल रुई की तरह जो पत्ता होता है उसके ऊपरी भाग में भी रुई की तरह सफ़ेद सफ़ेद पाउडर दिखता है, और उसके पिछले भाग में भी वो पाउडर पहुँच सकता है, या उसके तने पे भी वो पाउडर आ सकता है। इससे बचाव के लिए या तो हम कैराथेन का हम स्प्रे कर सकते हैं, या हम बेविस्टिन नामक जो दवा है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। और अगर बेविस्टिन से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इवन आप रीडोमिल जो दवा है इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और इनको जो है हमें 1 ml से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में इनका घोल बना के इनको हम स्प्रे कर सकते हैं। आमतौर पे चूँकि ये इसके अंदर होती हैं प्रोटेक्टेड कंडीशन के, इसीलिए आमतौर पे इसमें जो बाकी कीड़े होते हैं वो नहीं जाने चाहिए। लेकिन अगर कभी किसी कारणवश अगर कोई वायरस का या कोई कीड़ा, चूँकि अगर आप खोलते हैं और कोई कीड़ा अगर जाता है तो उससे बचाव करने के लिए जो सबसे, चूँकि ये पौधा ऐसा होता है कि इसका हम फल हम खाते हैं, इसीलिए हमें जो हानिकारक जो कीटनाशक हैं उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके मुकाबले हम क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे फल छेदक मक्खी है तो हम पौधों पे स्प्रे ना करके जो आपका जो जहाँ पे ये उग रहा है वहाँ पे आप थोड़े छोटे छोटे थैलियों में, या जो बोरे की जो बोरे या चट्टी की जो टाट होती हैं उसका छोटा छोटा टुकड़ा, उसको एक गुड़ के सॉल्यूशन में बना लें। जो गुड़ होता है करीब प्रति केजी पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के उसका एक घोल बना लें, और उसमें मेलाथियान नामक दवा उसमें मिला लें। और जो ये बोरा है उसको कई जगह उन गुड़ और मेलाथियान के सॉल्यूशन में मिला के उसको कई जगह जगह लटका दें। इससे जब वो कीड़े आएंगे तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे और उन्हीं को खा के उन्हीं पे
मर जाएंगे, जिससे जो आपके फल जो बन रहे हैं वो फल भी सुरक्षित रहेंगे। फल पे हमने किसी प्रकार का स्प्रे नहीं किया है और वो फलों को आप बाज़ार में आसानी से बेच सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हम कैसे समझेंगे कि ये खरबूजा जो है ये बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। क्योंकि आमतौर पे जब ये खरबूजा होगा शुरू में ये हरे रंग का ही होगा, बाद में जो इसका रंग होगा वो पीला रंग होता जाएगा और ये बाद में बिल्कुल गहरे नारंगी रंग का ये हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरा खरबूजा जो होता है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं कि ये तोड़ने लायक हो गया है? आमतौर पे जिस दिन खरबूजा पकने वाला होता है उस दिन ये जो हमारी बेल होती है उससे खुद ही वो फल जो है वो अलग हो जाता है, या उसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू उसमें महक आती है, जिससे कि हम समझते हैं कि ये खरबूजा तैयार हो गया है। चूँकि ये जो खरबूजा है ये आमतौर पे अपने बेल से अलग नहीं होता है, इसी कारण से इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमें करना है कि जिस समय में हम पॉलिनेशन का काम किए हैं, यानी जिस दिन हम परागन का काम किए हैं उस दिन उस पर फल बने होंगे। उससे करीब 30 से लेके 40 दिन के अंतराल के बाद अगर हम इन फलों को अगर हम तोड़ते हैं और उसके बाद अगर हम इसको बाज़ार में ले जाते हैं तो इसमें जो उसकी मिठास है, जो उसकी गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी होती है। आमतौर पे जो खरबूजा होता है उससे इसकी मिठास जो है, आमतौर पे जो हम देसी खरबूजा होता है वो 10 से 12 डिग्री ब्रिक्स तक उसमें होता है। लेकिन इसे अगर हम गर्मी के मौसम में, यानी अगर हम अप्रैल मई में अगर हम इन खरबूजे को, जो सरदा खरबूजा इसको हम तोड़ते हैं तो उसकी मिठास जो है 14 से 16 डिग्री ब्रिक्स तक हो सकती है। और इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है कि इसको आप काफ़ी दिनों तक बाज़ार में रह सकते हैं। इस कारण से अगर वो खरबूजा अगर 30 रुपये बिकता है तो ये खरबूजा 60 रुपये तक बिकता है, यानी आपका दो गुना आपका फ़ायदा आपको मिलता है। किसान साथियों, अभी आपने सरदा खरबूजे की खेती से संबंधित कुछ खास जानकारियां हासिल की और आशा करते हैं इन जानकारियों का आप सभी जरूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आज हमारे किसानों को केवल पारंपरिक फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए अब उनका रुझान धीरे धीरे पशुपालन, नकदी फसलों और बागवानी फसलों की ओर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारे एक प्रयोगधर्मी किसान हैं रामचंद्र सिंह जी, जिन्होंने पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ दूसरे फसलों में भी हाथ आजमाया और मुनाफा उठाया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार मिली उन्हें ये सफलता। कृषि क्षेत्र में आजकल कई संभावनाएं सामने आ रही हैं। पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, नकदी फसलों की खेती, बागवानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लागत के सापेक्ष अच्छा मुनाफा होता है। पारंपरिक खेती के साथ ही कृषि के सहायक क्षेत्र ग्रामीण भारत में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। इन नए क्षेत्रों में गांव से युवाओं के पलायन रोकने की भी क्षमता है। जनपद सोनभद्र के विकास क्षेत्र चतरा के कुसाही गांव के प्रगतिशील किसान रामचंद्र सिंह एक प्रयोगधर्मी किसान के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। कुसाही गांव और आसपास की जमीन काफी उपजाऊ है, इसलिए पारंपरिक फसलों की अच्छी उपज हो जाती है। लेकिन पारंपरिक फसलों की खेती मात्र से आर्थिक समृद्धि की संभावना नहीं बनती है। रामचंद्र सिंह ने संभवतः इसी सोच के साथ पारंपरिक खेती करते हुए कृषि क्षेत्र के दूसरे घटकों की ओर रुख किया और इसमें उन्हें अच्छी सफलता भी मिली। हम जो है पारंपरिक जो है खेती जो है
कई सालों से करते हैं। उसके साथ तालाब मेरे पास है, उसमें मछली पालन का काम करते हैं। उसके साथ जो है मुर्गा फार्म हमारे पास है 10 से 12 हज़ार का, उसको हम जो है करते हैं। उसके साथ गाय भैंस 10-12 रखे हैं, उससे दूध का उत्पादन करते हैं। दूध के साथ साथ कंपोस्ट खाद तैयार कराते हैं और खेती में उसका उपयोग करते हैं। खेती को समृद्ध करता है पशुपालन। गोबर की खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और दूध उत्पादन से नकदी आमदनी होती है। रामचंद्र सिंह ने पारंपरिक खेती के साथ छोटे स्तर पर दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन का काम शुरू किया। दुधारू पशुओं से उन्हें जो भी दूध मिलता है उसकी बिक्री कर रामचंद्र सिंह अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और लगातार पशुधन को बढ़ा भी रहे हैं। गाय और भैंस का दूध का जो बिक्री होता है, इससे 10 से 12 हज़ार प्रति माह खर्च निकालने के बाद मिलता है। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार की जरूरत होती है। संतुलित आहार के लिए रामचंद्र सिंह हरे चारे की खेती करते हैं। फलस्वरूप उन्हें अपने खेत में उगाया गया हरा चारा मिल जाता है, जिससे उनके पशु पर्याप्त दूध देते हैं। रामचंद्र सिंह पशुपालन के अलावा मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। आजकल मुर्गी पालन ग्रामीण भारत में एक लाभकारी उद्यम साबित हो रहा है। बाजार में पर्याप्त मांग होने के कारण मुर्गी फार्म संचालकों को अच्छी आमदनी हो जाती है। रामचंद्र सिंह के मुर्गी फार्म में मांस के उद्देश्य से चूजों को पाला जाता है। मुर्गों के व्यवसायी उनके घर से मुर्गा को ले जाते हैं। इस उद्यम से उन्हें प्रति माह अच्छी आमदनी हो जाती है। मुर्गा फार्म से जो है प्रति माह 40 से 50 हज़ार रुपये की आमदनी होती है। आजकल मछली पालन से भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को काफी लाभ हो रहा है। रामचंद्र सिंह खेती, पशुपालन और मुर्गी पालन के साथ ही घर के पास एक तालाब बनाकर उसमें विभिन्न प्रजातियों की मछली का पालन कर रहे हैं। मुर्गी फार्म के बीट को मछलियों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। छोटे से तालाब से रामचंद्र सिंह को ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। तालाब में जो है समय समय पर मछलियाँ निकलती हैं, उसको हम मार्केट में बेचते हैं और खेती भी अपने साथ करते हैं। खेती के अलावा ये तीनों जो हम जो है कुटीर उद्योग के हिसाब से धंधा किए हैं, इससे एक्सेस हमको लाभ मिलता है। पारंपरिक खेती के साथ नकदी फसलों, खास तौर से सब्जी फसलों की खेती एक अच्छे मुनाफे की गारंटी देता है। मौसम की मार से सब्जी फसलों पर कभी-कभी बुरा प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन जब उपज अच्छी होती है तो लाभ भी अच्छा होता है। रामचंद्र सिंह अपने खेत के कुछ हिस्से में विभिन्न सब्जी फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। खेती में हम जो है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तीसी, मसूर आदि खेती भी करते हैं। उसके साथ जो है कैश क्रॉप में जो है सब्जी की खेती, हम जैसे आलू हुआ, टमाटर हुआ, गोभी हुआ और मटर जो है सब्जी वाली जो है, इसकी भी हम खेती करते हैं। बरसीम चूँकि पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। और प्याज है, सब्जी के भी अब गर्मी का महीना आ गया तो भिंडी है, कोहड़ा है, नेनुआ है, करेला है, आज जो गर्मी की सब्जी है, खीरा है, ककड़ी है, माने जो भी है वो सब की खेती किए हैं।
इससे अपने खाने के लिए भी शुद्ध मिल जाता है और नगद जो है मार्केट में बेचवा देते हैं। रामचंद्र सिंह पशुपालन के कारण प्राप्त होने वाले गोबर को गोबर गैस प्लांट में खपाते हैं। गोबर गैस ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे ईंधन के लिए रामचंद्र सिंह को अतिरिक्त धन नहीं खर्च करना पड़ता है। साथ ही गोबर गैस प्लांट से स्लरी मिलती है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। रामचंद्र सिंह के कृषि विविधीकरण का उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। एक घटक दूसरे घटक से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो सभी घटक एक दूसरे के पूरक हैं। मुर्गी पालन एवं पशुपालन से उन्हें पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट खाद मिल जाती है। कंपोस्ट खाद को खेतों में डालने से रामचंद्र सिंह की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है और रासायनिक उर्वरकों के लिए अतिरिक्त धनराशि नहीं खर्च करनी पड़ती। यह बचत उनका शुद्ध मुनाफा है। ऐसा है कि हम जो मुर्गा पालन किए हैं, इससे हमको जो है प्रति माह 4 से 5 टाली जो है कंपोस्ट खाद हमको मिल जाती है। और जो गाय और भैंस जो हमने पाले हैं, उससे हम जो गोबर निकलता है उसको 2 डबल गोबर गैस प्लांट भी हमने लगवाए हैं। उससे जो खाद हमारी निकलती है वो खेत में डालते हैं और इससे जो खेती हम करते हैं तो लगभग 10 से 15 टाली जो है गोबर गैस की खाद मिल जाती है। 50-60 टाली जो है मुर्गे की वीट हो जाता है। इसको हम अपने खेत में डालते हैं। इससे उर्वरा शक्ति हमारे खेत की बनी रहती है। फर्टिलाइज़र का जो है हम कम प्रयोग करते हैं और खेती हमारी अच्छी होती है। रामचंद्र सिंह की प्रयोगधर्मिता और कृषि के बहुआयामी क्षेत्रों को अपनाने का लाभ उन्हें मिल रहा है। आज के इस दौर में पारंपरिक खेती के साथ ही कृषि के दूसरे घटकों का समावेश समय की मांग है। कृषि क्षेत्र में इस तरह की प्रयोगधर्मिता टिकाऊ खेती का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी कृषि रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई प्रयोगधर्मी किसान रामचंद्र सिंह जी से और आशा करते हैं उनकी सफलता की कहानी देख आपको भी जरूर प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सरदा खरबूजे की खेती के बारे में भी बताया। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।